मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद मनीष तिवारी ने जो बात कही वो सुनकर सदन में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, ये कैसा लोकतंत्र है भाई। चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं जनता के खातों में पैसे डालने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, कभी कभी तो 2 महीने पहले से ही पैसे आने लगते हैं। क्या यही लोकतंत्र रह गया है कि चुनाव आया, चुनाव से पहले आपने लोगों के खातों में कैश ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा लोकतंत्र है कि चुनाव से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना पहले, 2 महीने पहले आप लोगों के खातों में पैसे डालने शुरू कर देते हैं। अगर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का डेट टू जीडीपी रेशो 20% से ज्यादा है तो वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई कैश ट्रांसफर नहीं कर सकती। You cannot win elections at the cost of the national exchequer or the state exchequer. This will absolutely bankrupt our democracy. This will bankrupt our country. मनीष तिवारी ने कहा कि उनका सबसे बड़ा डर यह है कि देश कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, फिर भी वोट खरीदने का यह खेल नहीं रुक रहा। संसद में उन्होंने आंकड़े रखे। मार्च 2025 तक केंद्र और सभी राज्यों का कुल कर्जा पहुंच चुका है 2,67,000 करोड़ रुपया। 2023-24 में 28 में से 18 राज्यों का कर्जा जीडीपी के अनुपात से 30% के ऊपर है। कई राज्य तो सिर्फ पुराना कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहे हैं। सांसद मनीष तिवारी ने संविधान में नया अनुच्छेद 293A जोड़ने का प्रस्ताव रखा। उनके मुताबिक अगर किसी राज्य या केंद्र सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात के 20% से ज्यादा हो गया तो वो कोई भी नगद हस्तांतरण योजना यानी डायरेक्ट कैश योजना का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में फ्रीबीज भी कहते हैं। मनीष तिवारी ने आगे कहा कि राष्ट्र के खजाने को लूटकर चुनाव नहीं जीते जाते। झारखंड में भी मौजूदा समय में एक ऐसी ही डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना चल रही है। आप सभी जानते हैं कि मैया सम्मान योजना के पीछे राज्य सरकार कितनी मोटी रकम खर्च कर रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया सम्मान योजना को शुरू किया था। सबसे पहले इस योजना के तहत 1,000 रुपए दिए गए थे, बाद में इसे बढ़ा करके 2,500 रुपए कर दिए गए। 18 साल से 50 साल की उम्र तक की हर महिला को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना पर खर्च करने के लिए 13,363 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया था। यह राशि कई बड़े और भारी भरकम विभागों के बजट से भी कहीं अधिक है। शुरुआती समय में सरकार ने कुल 50 लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ा था, लेकिन अब 1 साल के बाद इसमें केवल 30 लाख महिलाएं ही बची हैं। यानी सरकार भी अपना बोझ कम करने के लिए महिलाओं की लगातार छटनी कर रही है। अब बात करते हैं झारखंड के जीडीपी के अनुपात में कर्ज की। झारखंड का कर्ज जीडीपी के अनुपात में करीब 36 से 38% और तेजी से यह बढ़ रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक राज्य का कुल कर्ज 1.1 लाख करोड़ के पार जा चुका है। राजकोषीय घाटा लगातार लक्ष्य से आगे निकल रहा है, फिर भी चुनाव तक पैसे डलते रहे। मनीष तिवारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि एक बार ऐसी स्कीम शुरू हो गई तो इसे रोक पाना किसी भी पार्टी के लिए नामुमकिन हो जाता है। एमके रिसर्च की एक रिपोर्ट भी यही बात कहती है। पिछले 20 साल में ज्यादातर राज्यों का खर्च चुनाव के बाद चढ़ता है। खासकर महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं हर सरकार लाने का प्रयास करती है ताकि जितने से ज्यादा हो सके महिलाओं के वोट अपनी ओर किए जा सके। अब तुलना के लिए हम आपको हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी से मिलवाते हैं, जो झारखंड के लिए एक आईना साबित होगा। हिमाचल में भी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना चल रही है। 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1500 सीधे खाते में, जो मैया सम्मान से मिलती जुलती योजना है। लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था पहले से ही डगमगा रही है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा
जीएसडीपी का 4.74% रहने का अनुमान है। यानी सरकार खर्च से ज्यादा उधार ले रही है। वर्तमान साल में घाटा 12,114 करोड़ तक पहुंच चुका है, बजट से 1776 करोड़ ज्यादा। कारण प्राकृतिक आपदाओं का आना, जीएसटी में कमी, बढ़ते वेतन पेंशन और ब्याज का भुगतान। राजस्व प्राप्ति भी 1726 करोड़ कम हो रही है। हिमाचल का कर जीडीपी अनुपात के 40% है। पहाड़ी राज्यों के लिए सुझाए गए 20% से कहीं ज्यादा। इस साल की मॉनसून आपदा ने पर्यटन, कृषि और छोटे कारोबारों को चरमरा दिया। नुकसान 8,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। केंद्र से 2,000 करोड़ की मदद मिली, लेकिन कर्ज चुकाने में ही सारा पैसा खर्च हो गया। तो आप समझिए कि झारखंड और हिमाचल का हाल बराबर का है। हिमाचल भी जो नेचुरल कैलमिटीज हैं उनसे जूझने वाला राज्य है, और झारखंड में भी बड़े स्तर पर गरीबी है। लोगों के पास कमाने के साधन बहुत सीमित हैं। वैसे में इन दोनों राज्यों की जो स्थिति है वो लगभग बराबर नजर आती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि राजस्व बढ़ाने या फिर केंद्र की योजनाओं से ज्यादा हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। झारखंड के लिए यह एक सबक की तरह है। अगर कर 36 से 38% पर नहीं रुका और लगातार ये बढ़ता गया तो झारखंड के लिए भी भविष्य में हिमाचल जैसी स्थिति भी झारखंड की हो सकती है। आपदाओं में फंसना, विकास रुकना और कर्ज का बोझ इतना बढ़ना कि राज्य दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाए। सवाल सिर्फ झारखंड का नहीं बल्कि पूरे देश का है। क्या हम अपना लोकतंत्र और अपनी अर्थव्यवस्था को केवल इन फ्रीबीज के हवाले कर देंगे ताकि हमारा राज्य, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो इन योजनाओं की बेड़ियों में जकड़ कर रह जाए? आप इन चीजों पर क्या सोचते हैं? क्या आप भी सांसद मनीष तिवारी की बातों से ताल्लुक रखते हैं? उनकी बातों में आपको दम लगता है? तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं। शुक्रिया।